अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आप जानते हैं कि हमने एक इस्लामिक स्टडीज़ की सीरीज़ का आगाज़ किया है। वो इस्लामिक स्टडीज़ की सीरीज़ एक रिकमेंडेड बुक्स में से कवर की जाएगी। कोई भी रेडीमेड मटेरियल यूज़ नहीं किया जाएगा। उसके लिए बहुत ही क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया जाएगा जो रिकमेंडेड बुक्स हैं। उसके अलावा रिकमेंडेड बुक्स के अलावा भी कुछ मल्टीपल अदर बुक्स का मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला है। अब ये सारी सीरीज़ इंशाल्लाह उसी एक्सट्रैक्ट्स में से होगी और मल्टीपल जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, अदर रेलिवेंट बुक्स हैं, उधर से मैंने सारे मटेरियल को यूज़ किया है। सो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा है, आज का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम। अच्छा, ये पहला चैप्टर है। सीएसएस का जो सिलेबस दिया हुआ हमें, इवन पीएमएस का भी सेम सिलेबस है और पीसीएस का भी इवन सेम सिलेबस है। जो पहला सीएसएस में हमें सिलेबस दिया हुआ पहला जो चैप्टर है, ये पहला जो पार्ट है, वो इंट्रोडक्शन टू इस्लाम के ऊपर है। अब इंट्रोडक्शन टू इस्लाम इंट्रोडक्शन टू इस्लाम एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू इस्लाम में। ये देखें, इसमें एक तो कवर किया इंट्रोडक्शन टू इस्लाम इटसेल्फ, कंसेप्ट ऑफ इस्लाम क्या है, इसको देखेंगे हम। इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ क्या है, इसकी अहमियत क्या है, दीन की अहमियत क्या है ह्यूमन लाइफ में, इसको देखेंगे हम। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन क्या है। देन डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम। देन इस्लामिक बिलीफ सिस्टम, इस्लामिक बिलीफ सिस्टम क्या है, इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड फंडामेंटल ऑफ इस्लाम। ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन टू इस्लाम के पहले चैप्टर में हैं। अब यहाँ से ये जो पहला चैप्टर है, ये बच्चे बहुत ही ट्रेडिशनल वे में, जैसे कि अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई रेफरेंस यूज़ नहीं करते, कुरानिक रेफरेंस यूज़ नहीं करते, इसमें कोई आयत का इंक्लूजन नहीं करते, इसमें कोई अहादीस को कोट नहीं करते और कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करते। इसमें थोड़ा सा जब भी रिलीजियस स्टडीज़ होती हैं, जो रिलीजियस स्टडीज़ का मटेरियल है, उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस ज़रूर आ जाना चाहिए। कुछ कंपैरिजंस होने चाहिए, लाइक इस्लाम का रिलीजन से क्या डिफरेंस है, यानी कि दीन का और रिलीजन में डिफरेंस क्या है। ये तो वेरिएबल उसने बताया भी हुआ है कि दोनों में फ़र्क क्या है। ये भी आपने एनालाइज करना है कि रिलीजन में और दीन में फ़र्क क्या है। इसी तरह there are numerous religions in the across the world. There are number of religions and their adherents also are number that are encompassing more than billion or even 2 billion people. Like Hinduism के देख लें आप, 1.5 बिलियन के लगभग लोग हैं। इसी तरह क्रिश्चियनिटी के अबाउट मोर देन 2 बिलियन लोग हैं और इस्लाम के मोर देन 1.8 और अब अबाउट टू बिलियन लोग हैं इस्लाम में भी। अब इसी तरह ये जो मेजर रिलीजन्स हैं, इनका कंपैरेटिव एनालिसिस तो बनता है। इस चैप्टर में थोड़ा सा कंपैरिजन भी ज़रूर डालना चाहिए ताकि हमें पता चले कि भाई हमारा जो दीन है वो कंपैरेटिवली दूसरे रिलीजन से कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। थोड़ा सा इसमें जो लास्ट पे एक हेडिंग जैसे क्रिटिकल एनालिसिस देते होते हैं, लेकिन हम इस्लामिक स्टडीज़ में कंपैरेटिव एनालिसिस देंगे। तो कंपैरेटिव एनालिसिस की हेडिंग भी आप इनकॉर्पोरेट करें। ये आपके जो क्वेश्चन की टेक्निक है, इसको अनकन्वेंशनल बनाएगी। अच्छा, ये तो पहला चैप्टर है। ये पहला चैप्टर हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, डिटेल से कवर करेंगे, विद रेफरेंस कवर करेंगे, एंड रेफरेंसेस वुड बी फ्रॉम मल्टीपल recommended books and many other books and even from Quranic ayats and ahadith। ये सारी चीज़ें हम उसमें से सारे एक्सट्रैक्ट्स करेंगे। अब इसके अलावा
अब देखें नीचे कुछ पास्ट पेपर्स आए हुए हैं, ये 3 पास्ट पेपर्स हैं, मीन्स 3 क्वेश्चंस हैं 3 डिफरेंट पास्ट पेपर्स में से। 2016 में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीन और रिलीजन, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ विद आर्गुमेंट्स। ये देखें, अब यहाँ पे आर्गुमेंट्स के थ्रू आपने डिस्क्राइब करना है डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड दीन क्या है, और फिर इम्पोर्टेंस क्या है दीन की। यहाँ पे आर्गुमेंट्स, किन आर्गुमेंट्स की बात कर रहे हैं? कुछ तो आर्गुमेंट्स जो ट्रेडिशनल हैं, ठीक है, वो तो आने ही आने हैं। नॉन ट्रेडिशनल आर्गुमेंट्स क्या हो सकते हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर व्हाट इज द डिफरेंस, ये देखें दूसरा क्वेश्चन है, पीएमएस में आया हुआ 2020 में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, एलैबोरेट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन कॉन्टेम्परेरी इरा। देखें सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ दीन, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ क्या है जी इन ह्यूमन लाइफ, डिफरेंशिएट बिटवीन दीन एंड रिलीजन। 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब दोस्तों एस्पायरेंट्स, ये 3 क्वेश्चन एक ही नेचर के हैं, ये पहले चैप्टर में से कवर हुए हैं। और पहला चैप्टर कहाँ से, इस्लामिक बिलीफ सिस्टम से, जो अबव का चैप्टर है। 3-4 वेरिएबल्स हैं, अगर चाहे आप सिलेबस खोलें मेरे साथ तो वहां पे पहले जो 3 वेरिएबल्स वो कौन कौन से हैं, ये देखें, ये तीनों वेरिएबल्स हैं यहाँ से यहाँ तक। ये इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम, कंसेप्ट ऑफ इस्लाम, इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, डिफरेंस बिटवीन दीन और रिलीजन, और इसके डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। यहां तक देखें तो 3 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, 3 क्वेश्चंस यहां तक आए हुए हैं हमारे पास, यहां तक 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ा प्रोसीड करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन टू इस्लाम को कैसे देखते हैं, या कॉन्सेप्ट ऑफ दीन को, और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ को। आज के लेक्चर में हम ये 3 वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, और इसी तरह हर रोज़ एक वीडियो हम बनाया करेंगे इंशाल्लाह। उसमें मैं क्वालिटी मटेरियल आपको दूंगा, कोई भी रेडीमेड मटेरियल नहीं होगा, क्वालिटी मटेरियल होगा। और इस्लामिक स्टडीज़ में इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, तो पहला क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम क्या है, दीन है क्या, डेफिनेशन क्या है दीन की। दीन की डेफिनेशन मल्टीपल बुक्स में कवर्ड है, लाइक रिकंस्ट्रक्शन में भी दीन को डिफाइन किया हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने भी डिफाइन किया हुआ है। तो इस्लाम एंड इट्स मीनिंग एंड इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज, उसमें भी कवर किया हुआ डेफिनेशन को। सो 5-4 बुक्स को मैंने देखा तो 2-3 वर्ड्स मुझे बहुत ही कॉमन नजर आए, दे आर कॉमन प्लेस। वो 3 वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है उसमें ओबीडियंस का, ओबीडियंस, पहला वर्ड है ओबीडियंस। दीन की डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है दीन के। पहला वर्ड है ओबीडियंस। दूसरा सबमिशन, सबमिशन का वर्ड यूज किया हुआ। तीसरा वर्ड है पीस का, पीस। ये 3 वर्ड्स यूज हुए हैं, कॉमनली यूज हुए हैं। सरेंडर भी मतलब है इसका, टू एक्सेप्ट समथिंग, ये भी इसका मतलब है। मल्टीपल मीनिंग्स बताए हुए हैं, लेकिन ये 3 मुझे कॉमन नजर आए हैं डिफरेंट बुक्स में। अब ये बुक्स कौन कौन सी हैं, ये रिकंस्ट्रक्शन में, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको नजर आ रहा हो तो ये देखें, रिकंस्ट्रक्शन में डिफाइन किया हुआ है इसको। कुछ बुक्स इधर भी पड़ी हुई हैं मेरे पास। ये बुक्स हैं, इसमें इस्लामिक वे ऑफ लाइफ में भी डिफाइन किया हुआ है इसको, ये आपको शायद नीचे नज़र आ रही हो, ठीक है। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ में डिफाइन किया हुआ है, फेथ, स्पिरिचुअलिटी एंड करेक्टर में डिफाइन किया हुआ है, इस बुक में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है।
ये देख सकते हैं आप इस्लामिक हिस्ट्री में। और मोहम्मद, ये बुक है मार्टिन लिंक्स की। ये बहुत हाईली एक्लेम्ड रिकमेंडेड बुक है, लाइक मोंटेगोमेरी वाट की और केरन आर्मस्ट्रॉन्ग की। ये मल्टीपल बुक्स हैं जो ओरिएंटलिस्ट ने लिखी हैं, और ये हाई रैंकिंग बुक्स हैं, वाइडली एक्लेम्ड, वाइडली एक्नॉलेज्ड बुक्स अक्रॉस मुस्लिम सोसाइटी। तो जब भी कोई ओरिएंटलिस्ट को पढ़ना है आपने, तो मार्टिन लिंक्स को जरूर पढ़िएगा आप, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के ऊपर। तो इन बुक्स में से मैंने कुछ वर्ड्स कॉमन देखे हैं। तो उन इन सारे कॉमनैलिटीज में से तीन वर्ड्स बहुत ही कॉमन है। पहला वर्ड था, जैसे बता दिया, ओबीडियंस। दूसरा वर्ड है सबमिशन, और तीसरा वर्ड है पीस का। अब ये तीन वर्ड आपने याद रखने हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय दीन? दीन मीन्स पीस, ऑर्डर, सबमिशन एंड ओबीडियंस, और ओबीडियंस। ये तीनों वर्ड्स कॉमन कॉमन नजर आए मुझे। अब दूसरा है कि द परफेक्शन ऑफ इस्लाम। इस्लाम को परफेक्ट रिलीजन क्यों कहा गया है? ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान मजीद में, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदईतु लकुमुल इस्लाम दीना। Allah Ta'ala is saying that today I have perfected your deen for you and have bestowed my favor upon you and have selected Islam as your deen, the way of life. तो ये इसकी ट्रांसलेशन है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदईतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब ये आयत आपने कोट करनी, सूरत मायदा की कोट है, आयत नंबर 3 है। ये सूरत मायदा की आयत नंबर 3 है। इसको आपने कोट करना है। ये मल्टीपल जगहों पे आप इसको रेफर कर सकते हैं। ये आप जरूर इसको मेमोराइज करना है। आयत को आपने इसकी ट्रांसलेशन को भी याद करना है, लेकिन आप अरेबिक को याद करना सीखो। अरेबिक को याद करोगे तो मार्क्स आएंगे। अरेबिक याद करोगे, अरेबिक लिखोगे, पेपर में मार्क्स आएंगे। ट्रांसलेशन के साथ मार्क्स नहीं आते, कम मार्क्स आते हैं। आपने अरेबिक लिखनी है, अरेबिक को प्रैक्टिस करो, बार बार लिखो। अरेबिक को लिखना थोड़ा सा मुश्किल है कंपैरेटिवली उर्दू से। समटाइम्स आपको पता नहीं चल रहा कुछ, अल यौम किस तरह से लिखना होता है, अकमल तो किस तरह से लिखना है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी जो मसल मेमोरी है उसके थ्रू अपने आप को रिपेटिटिवली उसके ऊपर अपने आप को हैबिचुअल बनाएं, फिर आपको ये इंशाल्लाह ये भूलेंगे नहीं। तो ये आयत को कोट जरूर कीजिएगा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदईतु लकुमुल इस्लाम दीना। सूरत मायदा की तीसरी आयत है। इसको कोट करेंगे तो ही आपको, आप जब इसको कोट करेंगे ना, तभी आप अपने क्वेश्चन में डिफरेंशिएट क्रिएट कर पाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंस ऑफ दीन के ऊपर आता है, दीन को डिफाइन कैसे करते हैं, ये आयत को जरूर इनकॉर्पोरेट करना आपने। अब दीन और रिलीजन में फर्क क्या है, आगे जाके हम डिटेल्ड मैनर्स में हम इसके डिफरेंस को कवर करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमने कवर करना है कि फर्क क्या है, दीन और रिलीजन में फर्क क्या है। दीन जो है वो जो रिलीजन है वो इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहा होता है। लाइक रिलीजन इज अ सर्टन डॉगमास, सर्टन रिचुअल्स, सर्टन सोशल कस्टम्स। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं, इधर मैंने इसको लिखा भी हुआ है कि ये कुछ डॉगमास है, कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ सोशल कस्टम्स हैं। दीन क्या है? अच्छा, ये मेरे नोट्स बड़े कंजेस्टेड हैं। आप ये एक ही पेज है, मैंने 1 पेजर्स बनाए हुए हैं। तो 1 पेजर्स में ज़्यादातर कंजेस्टेड वे में ही बना रहा होता हूँ, ताकि लास्ट डेज में इनको रिवाइज किया जा सके। अब ये नोट्स बने हुए हैं, किसी रेडीमेड मटेरियल से नहीं है। अब मैंने कुछ नोट्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि ये
वाला जो पार्ट है इस बुक में फलां चैप्टर में कवर किया हुआ है, पेज नंबर भी इवन बताया हुआ है। तो आप देखिएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही एक दो लेक्चर्स होंगे तो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह, और आपकी जो डायमेंशन है, थिंकिंग की डायमेंशन है टुवर्ड्स इस्लामिक स्टडीज़, वो भी डिफरेंट होगी। अच्छा, इंडिविजुअल लाइफ क्या है? इंडिविजुअल जो रिलीजन है इट कवर्स इंडिविजुअल लाइफ, एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअलिटी, डॉगमास, रिचुअल, सोशल कस्टम्स, और इंडिविजुअलिटी के ऊपर इसका ज्यादा फोकस है, इंडिविजुअल्स के ऊपर। कलेक्टिव लाइफ को ये इग्नोर कर देता है, रिलीजन कलेक्टिव लाइफ को नहीं देखता। रिलीजन कहता है कि भाई बस आपका फोकस एक बंदे के ऊपर होना चाहिए, आपने इबादत करनी है, सबको छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, जैसे बुद्धिज्म में है निर्वाणा का कंसेप्ट, जैसे क्रिश्चियनिटी में है, क्रिश्चियनिटी में क्या कंसेप्ट है? रब्बानियत का कंसेप्ट है। और जुडाइज्म में क्या कंसेप्ट है कि यू जस्ट नीड टू मेक गॉड हैप्पी, आपका फोकस जस्ट और जस्ट गॉड की प्लेयर के ऊपर होना चाहिए। इसी तरह हिंदुइज्म में क्या कंसेप्ट है? मल्टीपल लाइक सन्यासा। ये तीन चार जो बड़े बड़े रिलीजन है इनमें जस्ट इंडिविजुअल लाइफ को कवर किया गया। मोनास्टिसिज्म लाइक रब्बानियत, फिर उसमें निर्वाणा, फिर सर्विंग गॉड विद जॉय, जुडाइज्म में कॉन्सेप्ट है, सन्यासा हिंदुइज्म में है। इन चारों रिलीजन्स में आप क्या करते हैं, इसके एडहेरेंट्स क्या करते हैं, जो कि एडहेरेंट्स होते हैं, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। भाई हमारी कोई सोशल लाइफ नहीं है, अकेले जगह पे बैठो, गॉड की इबादत करो बस। इस्लाम इसको नहीं मानता। इस्लाम कहता है कि भाई आप कलेक्टिव लाइफ को इग्नोर कर ही नहीं सकते। इस्लाम का यही तो रिलीजन से डिफरेंस है, यही तो मेजर डिफरेंस है इस्लाम का दूसरे रिलीजन से। मोबाइल की मेरे की बैटरी लो हो रही है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जी, इस्लाम का यही तो फर्क है भाई, रिलीजन का यही तो दीन से फर्क है। रिलीजन इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स को देखता है, निर्वाणा, मोनास्टिसिज्म, सर्विंग गॉड विद जॉय एंड सन्यासा, ये चारों प्रैक्टिसेस हैं बड़े बड़े रिलीजन्स में, जैसे मैं बता दिया है, इंडिविजुअली बता दिया है। लेकिन दीन कलेक्टिव एस्पेक्ट्स को कवर करता है। कलेक्टिव एस्पेक्ट्स कौन से हैं? वो सोसाइटी को कवर करता है, पॉलिटिक्स को कवर करता है। आप पॉलिटिकल साइंस अगरचे है आपकी, तो जब आप इकबाल के पॉलिटिकल थॉट को पढ़ेंगे तो उसमें सेग्रीगेशन नहीं पढ़ेंगे ऑफ दीन विद फ्रॉम रिलीजन, सॉरी पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन। आप इसकी सेग्रीगेशन नहीं पढ़ेंगे, इसको इंटीग्रेटेड वे में देखेंगे। पॉलिटिक्स इज अ इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। वेस्ट में यही तो करते हैं, दे हैव सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। वो लिबरलिज्म का, सेक्युलरिज्म का जो उनका एजेंडा है उसके ऊपर उनका फोकस है। तो इस्लाम में कलेक्टिव एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते आप, वही तो ब्यूटी है। भाई आपने रहना किन के साथ है? मैन इज अ सोशल एनिमल, एरिस्टोटल ने कहा है भाई आप सोसाइटी के साथ रह के चलोगे, नॉर्म्स को, एथिक्स को फॉलो करोगे। सो इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ दैट आल्सो कवर्स द कलेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। वो कलेक्टिव एस्पेक्ट्स कौन से हैं? सोसाइटी को, सोशलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है इस्लाम, सोशलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है, पॉलिटिक्स को देखता है, जुडिशरी को देखता है, इकोनॉमिक्स। भाई यही तो आपके जो मॉनिटरी एस्पेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स ने ही तो देखने हैं, इन चीजों को कवर करता है।
ला ताकुलू रिबा अदाफन मुदाफतन, भाई सूद ना खाओ, बढ़ा चढ़ा के ना खाओ, कंपाउंडिंग और रिकंपाउंडिंग। तो ये सारे एस्पेक्ट्स, वशाविरहुम फिल अमरी, पॉलिटिक्स में टेक कंसल्टेशन एडवाइस फ्रॉम देम। तो ये जो दीन है, इट कवर्स इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव एस्पेक्ट्स। अगरचे आप देखें रिलीजन ज़्यादातर वेस्ट में देखें तो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल जितने भी थिंकर्स हैं और फिलोसफर्स हैं मल्टीपल, कईयों का फोकस है इंडिविजुअलिटी के ऊपर, इग्नोरिंग द एस्पेक्ट ऑफ द कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिटी के थ्रू आप सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। You have to create a golden mean, you have to create balance, you have to create equilibrium। अब दोनों एस्पेक्ट्स को आपको कनेक्ट करना होगा, ब्रिज करना होगा। सो इस्लाम इज एक्चुअली द ब्रिज बिटवीन इंडिविजुअलिटी एंड कलेक्टिविज्म। यहां पे इस्लाम मेंटेन करता है बैलेंस। सो दीन इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, इट कवर्स इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। ये बात रखनी है आपने जहन में। दीन इज अ ब्रिज, इक्विलिब्रियम, गोल्डन मीन। दीन प्रोवाइड्स इक्वानिमिटी, यहां पे बैलेंस क्रिएट होता है। सो दीन इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, इंडिविजुअल एस्पेक्ट को कवर करता है और कलेक्टिव एस्पेक्ट्स को कवर करता है दीन। अब देखें आगे, नेसेसिटी क्या है। अच्छा, इंपॉर्टेंस और नेसेसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपने जहन में रखना है। नेसेसिटी क्या है, दीन की नेसेसिटी क्यों है, दीन की नेसेसिटी क्या है भाई। अब पहली नेसेसिटी, इट प्रोवाइड्स सॉल्यूशन, इट प्रोवाइड्स solution to human problems, it provides solution to human problems। अब जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है, इट इज डेफिशिएंट। जो ह्यूमन रीजनिंग है, इट इज डेफिशिएंट। यू कैन नॉट prove the existence of the God by using the intellect, by using the intelligence, by using the reason। यही तो किया है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स ने, मल्टीपल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स ने, जॉर्ज बर्कले, लाइबनिज, मल्टीपल अदर्स। क्या किया उन्होंने भाई, रीजन को यूज करके गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा नहीं होता, गॉड की एग्जिस्टेंस को आप रीजन के थ्रू प्रूव नहीं कर सकते। यू हैव टू सेग्रीगेट रीजन, you have to use the both religious aspects and the reason oriented aspects as well। दोनों को यूज करके आप कर सकते हैं, होलिस्टिकली देख सकते हैं आप, होलिस्टिकली मल्टीपल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप बस जस्ट रीजन को पकड़ें और उसका डंडोरा पीटते फिरें और मल्टीपल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता दें, तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आगे जाके प्रूव करूंगा मैं इस बात को। अब दीन प्रोवाइड्स सॉल्यूशन टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। तो ये हेडिंग आपने याद रखनी है, दीन इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ दैट प्रोवाइड्स सॉल्यूशन टू ह्यूमन प्रॉब्लम। अरे भाई, अब ह्यूमन प्रॉब्लम्स है क्या, बार बार कहे जा रहा हूं मैं, ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं क्या। पहली प्रॉब्लम है कॉस्मोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कॉस्मोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये जो यूनिवर्स है कैसे बनी, कैसे वजूद में आई, क्या कॉज थी इसके पीछे, क्या इफेक्ट्स रहे हैं। सो कॉस्मोलॉजिकल कॉस्मोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो, उसमें ये यूनिवर्स का वजूद क्यों है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप के थ्रू इस प्रॉब्लम को जो रीजन को यूज करके लोगों ने प्रूव करने की कोशिश की है, फिलोसफर्स ने, थिंकर्स ने। तो वो रीजन को यूज करते हैं कि
cosmological problems can be addressed by the cause and effect relationship. cause and causality के थ्रू आप बता सकते हैं causality क्या है, causation क्या है, कि भाई जो भी पहला आपका इफेक्ट हुआ है वो किसी फर्स्ट कॉज की वजह से हुआ। सो इस तरह से कॉज आई, फिर इफेक्ट आया, फिर कॉज आई, फिर इफेक्ट आया, कॉज एंड इफेक्ट की एक चेन बनती गई। तो इसी कॉजेशन की वजह से सारी कायनात वजूद में आई। इवन गॉड भी इसी तरह से एक फर्स्ट कॉज की वजह से बना। अब देखें ये जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ये डेमोन्स्ट्रेट क्या कर रहा है, ये एक कॉज की डिपेंडेंसी को शो कर रहा है, कॉज की डिपेंडेंसी को शो कर रहा है इफेक्ट के ऊपर, और इफेक्ट की डिपेंडेंसी को शो कर रहा है कॉज के ऊपर। सो हु कॉज्ड द फर्स्ट कॉज देन? फर्स्ट कॉज किसने किया? यहां पे ये जो इन्फिनिट रिग्रेस प्रॉब्लम है इसको एड्रेस नहीं कर पा रहा। इज देयर अ फर्स्ट कॉज और एंडलेस कॉजेस? बताता ही नहीं है भाई इसमें। फर्स्ट कॉज को भी तो किसी ने कॉज किया होगा। तो यहाँ पे ये कॉस्मोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट इज अनएबल टू सॉल्व द कॉस्मोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। दूसरा है टेलियोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो भाई हमारा मकसद क्या है, क्यों वजूद में आए हम, हमारी एग्जिस्टेंस ही क्यों है, ये कॉन्टीजेंसी क्यों है? ऐसा भी तो हो सकता था कि बजाय के सारी चीजें वजूद में ना वजूद में हो, ऐसे भी हो सकता था। तो ये जो कॉस्मोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसको कॉस्मोलॉजिकल सॉरी टेलियोलॉजिकल प्रॉब्लम को एक टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट्स के थ्रू प्रूव करते हैं। ये फिलोसफर्स हैं, डिफरेंट फिलोसफर्स हैं, वो इस तरह से प्रूव करते हैं कि भाई जो कायनात का वजूद है यानी कि जो नेचर है वो एक ऑर्डर में है, एक पर्पस के थ्रू एस्टैब्लिश हुई है और इसका एक प्रॉपर डिजाइन है। तो behind this design, behind this purpose, behind this order is a God, is a perfect being। ये सारा कुछ एक डिजाइनर ने बनाया, एक आर्किटेक्ट ने बनाया। ये आर्गुमेंट इस बात को प्रोपोगेट करता है, पुट फॉरवर्ड करता है। लेकिन इकबाल अपनी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट में इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट करते हैं। भाई अगरचे गॉड को आपने एक इंजीनियर ही कंसिडर करना है, गॉड को एक आर्किटेक्ट तो आप कंसिडर नहीं कर सकते। गॉड इज नॉट अ इंजीनियर, गॉड इज नॉट अ आर्किटेक्ट। ये आर्गुमेंट एक्चुअली रिजेक्ट कर दिया इकबाल ने, ये कहते हुए कि भाई इट प्रेजेंट्स गॉड ओनली एज अ डिजाइनर और इंजीनियर, नॉट अ ट्रू क्रिएटर। It assumes God works on the pre-existing dead material. If God is outside the material, he becomes limited by the material itself. यानी कि ये जो इंजीनियर है क्या करता है, फ्रेगमेंट करता है ना, फ्रेगमेंटेशन में जाता है मटेरियल की, तोड़ फोड़ के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता है। कहता है गॉड ऐसा नहीं है, नेचर ऐसी नहीं है। नेचर को आप होलिस्टिकली, नेचर इज इंटरकनेक्टेड, कोहेरेंट, not incoherent. So nature is interconnected, then you cannot fragment the reality to analyze the reality. इकबाल ये बात कहता है। सो गॉड को यहाँ पे ये आर्गुमेंट गॉड को इंजीनियर की हद तक महदूद कर देता है, आर्किटेक्ट की हद तक। तो ये प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन रीजन के थ्रू नहीं आ सका। तो फिलोसफर्स हैं भाई, ढेरों फिलोसफर बैठे हुए हैं, ढेरों फिलोसफर्स हैं जिन्होंने ये आर्गुमेंट्स को बेस बनाया हुआ है। जितना भी मैकेनिक्स है वो इसी आर्गुमेंट के ऊपर ही बेस कर रही है। फिर ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, यहाँ पे ऑन्टोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे
कि हम जो सोचते हैं, हम जब सोचते हैं कि कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रहा है, अच्छा ये सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली कॉस्मोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल एंड टेलियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली यूनिवर्स के वजूद को साबित कर रही हैं, और उसके फिर उसके बिहाइंड जो एक फोर्स है, यानी कि खुदा को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ये सारे तीनों आर्गूमेंट्स, कॉस्मोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल और ऑन्टोलॉजिकल। अब तीसरा जो आर्गुमेंट है ऑन्टोलॉजिकल, यहाँ पे मल्टीपल फिलोसफर्स लाइक रेने डिकार्ट, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि ये कहता है कि भाई आप अगर चीज सोचते हैं तो तभी आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि कोई भी चीज का वजूद पहले दिमाग में उसका ख्याल आना है, यानी कि आपके दिमाग में किसी परफेक्ट बीइंग का ख्याल आया तो इसका मतलब है उसी परफेक्ट बीइंग की वजह से वो ख्याल आया है। तो यहाँ पे रेने डेकार्ट सेज गॉड इज अ परफेक्ट बीइंग, existence is a part of perfection, therefore God must exist। तो इकबाल ने का इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया है बाय प्रेजेंटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल आर्गुमेंट। इकबाल ने इस आर्गुमेंट को लिया हुआ है, जब रिजेक्ट किया, लाइक इमैनुअल कांट इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट करते हैं कि भाई अगर जो सोचने से, फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूँ मेरी जेब में $30 हैं, लेकिन मेरी जेब में $30 नहीं है, क्या सोचने से वो $30 आ जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो ये आर्गुमेंट भी रिजेक्ट करते हैं। सो आप इन तीनों आर्गुमेंट्स के थ्रू या इन तीनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, यानी कि ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, कॉस्मोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट्स के थ्रू आप ये तीनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। भाई आपको रीजन के अलावा कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, रेवलेशन की ज़रूरत है, रिलीजियस एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, आपको इंट्यूशन की ज़रूरत है। हर चीज़ का हल रीज़न नहीं है, हर चीज़ का हल रैशनलिज्म नहीं है। सो रीजन की एक लेटर के थ्रू आप गॉड की एग्जिस्टेंस को इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो दीन प्रोवाइड सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये जो तीनों आर्गुमेंट्स रिजेक्ट किए हैं, ये मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ इकबाल का जिसमें कवर हुए हैं। ये नीचे मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है, ये देखिएगा प्लीज। ये इस चैप्टर में कवर्ड है, द फिलोसफिकल टेस्ट of the revelations of religious experience from the reconstruction of religious thought in Islam by इकबाल। अभी ये सेकंड चैप्टर में तीनों आर्गुमेंट्स को इकबाल ने बहुत ही अच्छे वे में रिजेक्ट किया है। जब ये आर्गुमेंट्स आप पढ़ेंगे ना, आपको मजा आएगा किस तरह से इकबाल ने इन इन बड़े बड़े फिलोसफर्स की थिंकिंग को, फिलोसफी को रिजेक्ट किया है। एल्फ्रेड नॉर्थ वाइटहेड को, एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, बर्टन रसल की जो कैंटर्स मैथमेटिक्स को, ज़ेनो ऑफ इलिया को, मोशन इज इम्पॉसिबल पैराडॉक्स ऑफ इन्फिनिट डिवीजन को, अबुल हसन अल अशारी को, स्पेस एंड टाइम कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल यूनिट्स, इसको रिजेक्ट किया हुआ है। इब्ने हजन को, हेनरी बर्गसन को, जॉर्ज कैंटर की थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी को, हर्बर्ट विल्डन कार के थॉट ऑफ रिलेटिविटी को, और पर्सी नन के स्पेस टाइम डिपेंड्स ऑन फिजिकल मोशन पोजीशन नॉट माइंड, इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया है। सो जॉर्ज बर्कले के आर्गुमेंट्स को रिजेक्ट किया हुआ है। सो मल्टीपल फिलोसफर्स, थिंकर्स हैं। इकबाल ने यहाँ पे अबाउट मोर देन 35 फिलोसफर्स की फिलोसफी को रिजेक्ट किया हुआ है। भाई मुस्लिम जो अशराइत स्कूल ऑफ थॉट है उसको रिजेक्ट किया। मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो मुस्लिम फिलोसफर्स हैं, उनकी फिलोसफी को डिफरेंट वे में रिजेक्ट किया हुआ है। आइजक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, जॉन स्कॉट को, हर्बर्ट विल्डन कार को। अरे भाई
सभी को उठा के उन्होंने इकबाल ने रिजेक्ट किया है कि भाई आप रीजन के थ्रू गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर पाओगे, आपको रिलीजन का सहारा मीन्स के दीन का सहारा लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे इस चैप्टर में इकबाल ने यही प्रूव किया है कि भाई इन तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं, इसका सोल्यूशन साइंस के पास नहीं है। आप रीजन को यूज करके इसका सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। सो यू हैव टू यूज दीन, रिलीजन। फिर मॉरल लॉ प्रॉब्लम्स। अब ये मॉरल लॉ प्रॉब्लम्स क्या है? ये मॉरल लॉ प्रॉब्लम ये है कि डियोंटोलॉजी, आगे जाके बात भी करेंगे, इमैनुअल कांट की ये फिलॉसफी है डियोंटोलॉजी। नेक्सस में भी इसमें एक युवाल नो हरारी ने नेक्सस में भी डियोंटोलॉजी को और यूटिलिटेरियनिज्म के दोनों थॉट्स को कवर किया हुआ है। उसको भी हम कवर करेंगे, ज़रा थोड़ा सा रिलेट भी करेंगे। अच्छा, ये मॉरल लॉ प्रॉब्लम्स है क्या भाई? व्हाट इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ मोरालिटी? सोर्स ऑफ मोरालिटी क्या है? इज इट अ ह्यूमन ड्रिवन मोरालिटी और गॉड ड्रिवन मोरालिटी? क्या है सोर्स ऑफ मोरालिटी? क्या है? अब मॉरल वैल्यूज यूनिवर्सल हैं या रिलेटिव हैं? देखिए ना, यूनिवर्सल हैं या रिलेटिव हैं? व्हाट डिटरमाइंस राइट और रॉन्ग क्या है? देन जस्टिस प्रॉब्लम, व्हाई शुड ह्यूमंस एक्ट मॉरली? क्यों? अब ये भी तो लिमिटेशन है, सारे ह्यूमंस डू नॉट एक्ट ह्यूमनली और मॉरली। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लाइक हिटलर, लाइक मल्टीपल अदर, जंगिश खान। उनकी मोरालिटी कहाँ पे गई? उन्होंने भी मोरालिटी को ही यूज किया टू जस्टिफाई द सुपीरियोरिटी ऑफ देयर ओन रेसेस। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि मॉरल लॉ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी दीन के पास है। ह्यूमैनिटी जब मल्टीपल फिलोसफीज के थ्रू, लाइक ये जो यूटिलिटेरियनिज्म का थॉट है, डियोंटोलॉजी का थॉट है, डू अनटू अदर व्हाट यू वांट अदर टू डू टू योरसेल्फ वाला थॉट है, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम पीपल, ये जो उसका थॉट है जेरमी बेंथम का। तो यहाँ पे ये मॉरल लॉ प्रॉब्लम्स को ही तो एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन जब इनकी लिमिटेशंस को देखें, इनकी फिलोसफीज की लिमिटेशंस को, जिन फिलोसफीज के ऊपर ये सारे लॉ कंसिस्ट कर रहे हैं वेस्ट के, उसको देखें तो इनमें लिमिटेशंस हैं बहुत ज्यादा। तो ये ह्यूमैनिटी इस मॉरल लॉ प्रॉब्लम्स को दीन के थ्रू समझ सकती है, और इनका आंसर भी दीन के थ्रू मिल सकता है। देन इंटुइटिव प्रॉब्लम्स। इंटुइटिव प्रॉब्लम्स क्या है? इंटुइटिव प्रॉब्लम्स क्या है? इज बिलीफ इन गॉड नेचुरल टू ह्यूमंस? कॉन्शियंस प्रॉब्लम, व्हाई डू ह्यूमंस फील इनर मॉरल गाइडेंस? कि कोई ना कोई कंपस है, अंदर से कंपस है, ड्राइवर है, स्टीयर है, जो स्टीयर करता है ह्यूमैनिटी को टुवर्ड्स गुड एक्शंस। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस प्रॉब्लम, यहाँ पे ये बात प्रोवाइड होती है रिलीजन के थ्रू। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इंटुइटिव प्रॉब्लम्स, मॉरल लॉ प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। यही 5-6 प्रॉब्लम्स के ऊपर सारी साइकोलॉजी, फिलोसफी, मल्टीपल फील्ड्स ऑफ साइंसेस कवर कर रही हैं यही प्रॉब्लम्स को। तो वो रियलिटी को होलिस्टिकली नहीं देखती जैसे कि दीन देखता है। आप जब इकबाल का ये दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, द रेवलेशन ऑफ रिलीजियस, ये दूसरा चैप्टर का नाम है, जो ये द फिलोसफिकल टेस्ट ऑफ द रेवलेशंस ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, आपको पता चलेगा भाई कि दीन की इम्पोर्टेंस, रिलीजन की इम्पोर्टेंस कितनी ज़रूरी है। कुछ आर्गूमेंट्स मैंने दिए हैं, लेकिन जब खुद एक्सपीरियंस करेंगे आप, जब खुद एक्सपीरियंस करेंगे, खुद पढ़ेंगे, आपको मज़ीद मज़ा आएगा और मज़ीद आप जान सकेंगे कि भाई साइंस के पास इन प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है।
तो यहाँ पे हमने 5 प्रॉब्लम्स का जिक्र किया है, कॉस्मोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल, मोरल लॉ प्रॉब्लम्स एंड इंटुइटिव प्रॉब्लम्स। ये पांचों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन साइंस के पास टू सम एक्सटेंट है, टू सम एक्सटेंट, लेकिन इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। अब इन पांचों चीजों का सॉल्यूशन इकबाल क्या प्रोवाइड करता है? रिलीजियस एक्सपीरियंस। उसमें इकबाल इसी चैप्टर में बात करता है, जो चैप्टर फिलोसफिकल टेस्ट ऑफ द रेवलेशंस ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, इसमें बात करता है कि आप एप्रिशिएटिव सेल्फ, एक है सफिशिएंट सेल्फ, एक है एप्रिशिएटिव सेल्फ। एप्रिशिएटिव सेल्फ क्या है? ये डायनेमिक है, ये कंप्लीट है, ये रिलीजियस एक्सपीरियंस को यूज करता है, ये सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाता है। ये जो अप्रिशिएटिव सेल्फ के थ्रू आप समझ सकते हैं गॉड की एग्जिस्टेंस को, इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को आप निकाल सकते हैं अप्रिशिएटिव सेल्फ के थ्रू, सफिशिएंट सेल्फ के थ्रू नहीं। ये सारी चीज़ें सफिशिएंट सेल्फ के थ्रू कवर की गई हैं। तो इकबाल का जो अप्रिशिएटिव सेल्फ है वो रिलीजियस एक्सपीरियंस से आता है, इन चीज़ों को प्रूव, इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता है, उसके थ्रू आप कवर करेंगे चीज़ों को। सो यहाँ पे 5 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दीन के पास है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है? दीन प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन टू ह्यूमंस। अब बात सुनिएगा, यहाँ पे जो पहले 3 आर्गुमेंट, कॉस्मोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ऑन्टोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल, ये इकबाल की रिकंस्ट्रक्शन से मैंने उठाए, इकबाल की रिकंस्ट्रक्शन से। अब जो इंटुइटिव प्रॉब्लम है एंड सेकंड इज द मोरल लॉ प्रॉब्लम, ये मैंने अब्दुल गनी की बुक है, जो रिकमेंडेड बुक भी है, फेथ, चैप्टर नंबर फेथ है, इसका चैप्टर 1 है, उसमें से उठाया। फेथ स्पिरिचुअलिटी एंड कैरेक्टर, बुक का टाइटल है, बुक का नाम है। ये बुक मेरे पास है, ये बुक है, अगरचे आपको ये नज़र आ रही है तो ये देख सकते हैं आप, ये बुक है, ये वाली, ये देख सकते हैं आप, फेथ स्पिरिचुअलिटी एंड कैरेक्टर, ये अब्दुल गनी साहब की बुक है। और इसने इन पहले तीनों का भी अच्छा आंसर दिया हुआ है प्रॉब्लम्स का, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इकबाल ने इससे अच्छा दिया हुआ है। सो कॉस्मोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल, तीनों आर्गूमेंट्स को इकबाल ने बहुत अच्छे अंदाज में कवर किया हुआ है। तो ये जो इंटुइटिव है और दूसरा है मॉरल लॉ प्रॉब्लम्स, इसको इसने गनी साहब ने अच्छा कवर किया हुआ। सो आप इन दोनों बुक्स में से इन चैप्टर्स को रेफर कर सकते हैं। अब देख लें, एक सॉल्यूशन टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स, ये एक हेडिंग है, आप इसका चार्ट बना सकते हैं नीचे पांचों प्रॉब्लम्स का, कि ये पांचों प्रॉब्लम्स हैं, इनका सॉल्यूशन साइंस के पास नहीं है, वो हम रिलीजियस एक्सपीरियंस के साथ ही हम इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, साइंस के थ्रू भी, बट रिलीजियस एक्सपीरियंस के थ्रू भी। जब साइंस इज compensated by the religious experience and by the combination of the both, you can actually realize or actually provide the solution of these problems. आप रियलिटी को फ्रेगमेंट वे में ना देखें, आपको यू हैव टू यूज sometimes religious experience, because human intellect is not so much sufficient. Then सेकंड जो नेसेसिटी है, सेकंड नेसेसिटी है हमारे पास, सिविलाइजेशन बिल्ट ऑन रेवलेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सिविलाइजेशन बिल्ट ऑन रेवलेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दूसरी ये हेडिंग है, ये मैं भरा कर देता हूँ ज़रा। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा होगा सभी को, सिविलाइजेशन built on revelation is strong। यहाँ पे revelation, those civilization, those cultures that are driven by the revelation, they are strong, they are robust। अब ये क्यों, ये भी तो एक ज़रूरत है। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स उठाई हुई हैं कुरान मजीद से, ये कुरान मजीद से मैंने कुछ एग्जांपल्स उठाई हुई हैं कुरान मजीद से।
आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे 5 सिविलाइजेशंस का जिक्र किया हुआ है कुरान मजीद ने, जिनके ऊपर अजाब नाज़िल हुआ जब उन्होंने रेवलेशन को रिजेक्ट किया। जब रेवलेशन को रिजेक्ट किया तो उनकी सिविलाइजेशन की डिसमेंबरमेंट हुई, डिस्ट्रक्शन हुई, एनाइलेशन हुई। और आज वो सिविलाइजेशन रून्स में पड़ी हुई हैं, रिमेन्स में पड़ी हुई हैं, रैलिक्स में पड़ी हुई हैं, खंडरात में है, सॉरी। क्या उनका वजूद अभी नजर आता है? नहीं, बिकॉज उन्होंने रेवलेशन को रिजेक्ट किया। उनकी सिविलाइजेशन रेवलेशन के ऊपर बेस ही नहीं कर रही थी। मल्टीपल मैसेंजर्स आए उनकी तरफ, कौम लूत, कौम आद, कौम समूद और कौम सबा, ये सारी कौमों की तरफ नबी तो आए, लेकिन इन्होंने रेवलेशन को रिजेक्ट किया। तो जब रेवलेशन को रिजेक्ट किया तो वो सिविलाइजेशन फॉर अ ट्रांजिटोरी पीरियड ऑफ टाइम, यानी वेरी ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट हुई, और अभी उनका नामो निशान नहीं है। अभी कोई इस तरह की सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती, करती है तो वो खंडरात में करती है। बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, मीन्स आर्किटेक्चर्स बने हुए हैं, खंडरात हैं उनके, वहाँ तक ही महदूद रहेगी वो। सो जो भी आपकी सिविलाइजेशन तभी स्ट्रांग होती है जब आप उसको किसी रिलीजन की फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड करते हैं। तो दीन is actually the strong foundation on which you can build the civilization or cultures. तो अभी इस्लाम की जो सिविलाइजेशन और कल्चर है, जब मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने इंट्रोड्यूस करवाया इग्नोरेंस पीरियड ऑफ टाइम अरेबिया में, तो क्या वो ज़्यादा अपीलिंग नहीं थी? इस्लाम ज़्यादा अपीलिंग था। मल्टीपल ट्राइब्स थे, वो ट्राइब्स किसी ने 120 साल, औस एंड खजरज में 120 साल जंगें रहीं, 40 साल जंगें रहीं ट्राइब ऑफ अबू बकर और ट्राइब ऑफ तगलीब में। अभी ये जंगें ख़त्म हुई, कैसे हुई? मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की वजह से। वो कहाँ से गाइडेड थे? अल्लाह की तरफ से। तो जो भी चीज़ अल्लाह की तरफ से गाइडेड होती है, रेवलेशन के थ्रू होती है। रेवलेशन की आगे टाइप्स पढ़ेंगे हम, कौन कौन सी टाइप्स हैं, क्वेश्चन आया हुआ उसके ऊपर भी। सो रेवलेशन की मदद से ही, और आज तक देखें इस्लाम सबसे तेज़ी से फैलने वाला रिलीजन है, सबसे तेज़ी से फैलने वाली सिविलाइजेशन है, सबसे तेज़ी से फैलने वाला कल्चर है इस्लाम का। सो रेवलेशंस के ऊपर जो रिलीजन, दीन एग्जिस्ट करता है, सॉरी कंसिस्ट करता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इस्लाम इज़ एक्चुअली बिल्ड ऑन रेवलेशन, दैट इज़ वाई इस्लाम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये मैंने कुछ रेफरेंसेस कुरान से उठाए हुए हैं। पीपल ऑफ आद, पीपल ऑफ समूद, पीपल ऑफ लूत, फेरोज इजिप्ट, फिरवान एंशियंट इजिप्ट, पीपल ऑफ सबा। ये क्या? अ वेल्दी सिविलाइजेशन विद द मगरिब डैम, फर्टाइल गार्डन्स, दे टर्नड अवे फ्रॉम गॉड्स गाइडेंस, शोड ingratitude, the dam collapsed and prosperity turned into ruin and barren land. ये देखें, ये सारी सिविलाइजेशन भाई, इनकी तरफ भी रेवलेशंस आई थी, रिजेक्ट किया इन्होंने, सो वो ट्रांजिटोरी बन गई, ट्रांजिएंट बन गई, फॉर लिमिटेड पीरियड, और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनकी एग्जिस्टेंस महदूद हो गई। तो Islam is actually built on a on revelation, so that is why Islam's culture, Islam's culture and heritage is very much strong. अब आगे प्रोसीड करते हैं। तीसरी जो नेसेसिटी है वो है पर्पस टू मैनकाइंड।
पर्पस टू मैनकाइंड। दीन ही मैनकाइंड को एक पर्पस प्रोवाइड कर सकता है और कर रहा है और कर दिया है। और ये फिलॉसफी का सवाल भी है कि भाई हमारा मकसद क्या है, एग्जिस्टेंस का कोई पर्पस तो हो। खाया पिया और मर गए, यही हमारा क्या पर्पस है? यही पर्पस है। वेस्ट में तो यही मटेरियलिज्म है, कंजम्पशन ओवर कंज्यूमरिस्ट। हाइडेगर यही कहता है कि भाई ये जो वेस्ट का कल्चर है, इट इज़ बीइंग ड्रिवन बाय द कंज्यूमरिज्म, अनसस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। बाय खाई जाओ और बस कंज्यूम करो, कैपिटल एक्यूमुलेशन करो, मर जाओ, यही पर्पस है वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो कुछ रिलीजन तो मटेरियलिज्म की तरफ अंधाधुंध भागते हैं और कुछ हैं कि वो जस्ट स्पिरिचुअलिटी को देख रहे हैं, मटेरियलिज्म को भूल जाते हैं। तो इस्लाम एक बैलेंस्ड वे में पर्पस प्रोवाइड करता है मैनकाइंड को। ये कुरानी का आयत है, इबादा। फर्स्ट इज इबादा, इबादत करना। वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरत ज़ुरियात आयत नंबर 56, आयत नंबर 56। तो इबादत करना, अल्लाह की इबादत। अब इबादत, आप कुछ रिचुअल्स नहीं है इस्लाम में, कस्टम्स नहीं है, कुछ डॉगमास नहीं है। इस्लाम इज़ नॉट अ डॉगमा ड्रिवन, कस्टम ड्रिवन और नॉट ओनली मीन्स के रिचुअल्स ड्रिवन रिलीजन। जैसे पहले बात कर चुका हूँ मैं, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इट इज़ ड्रिवन बाय ऑल एस्पेक्ट्स दैट ह्यूमैनिटी एक्चुअली इज़ इन नीड ऑफ। तो यहाँ पे इबादा का मतलब वो सभी कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, सारे एस्पेक्ट्स हैं उसके। खलीफा, खिलाफत को कायम करना, यानी कि सॉरी पर्पस है ना, सॉरी। यहाँ पे जो इंसानों को अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो भेजा हुआ है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेजा हुआ है। खिलाफत कायम नहीं करना, नहीं सॉरी, एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेजा हुआ है। आगे जाके हम खिलाफत के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे कि शुड खिलाफत बी ब्रॉट बैक इन द कंटेम्प्रेरी इरा और नॉट, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। हम जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे उसमें ये डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा इरेलेवेंट है। खिलाफा, खलीफा, इन्नी जाइलुम फिल अर्दी खलीफा, इंडीड आई एम गोइंग टू प्लेस अ वाइसरेजेंट ऑन अर्थ, गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव। तो सूरत बकरा की ये 30वीं आयत पर्पस बता रही है मैनकाइंड का। ये तीनों आयत आपने दोनों आयत याद रखनी है। इकबाल के यहाँ क्या है भाई पर्पस? खुदी, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू एक्शन, थ्रू अमल। इस्लाम भी यही कहता है भाई, अमल के थ्रू आपने सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, आपकी एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाना है आपने, अपने अप्रिशिएटिव एक्सपीरियंस की तरफ जाना है। तो वो जो तभी आप एब्सलूट ईगो, इकबाल खुदा को एब्सलूट ईगो कहता है, तभी आप खुदा की यानी कि एब्सलूट ईगो को समझ पाओगे। तो यहाँ पे पर्पस ऑफ मैनकाइंड क्या है? इस्लाम पर्पस ऑफ मैनकाइंड प्रोवाइड करता है 3 वे से, इबादा, खलीफा। ये दोनों प्राइमरी पर्पस जो इस्लाम इन अ क्रिस्टल क्लियर मैनर सेज वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फर्स्ट, सेकंड, इन्नी जाइलुम फिल अर्दी खलीफा, आई एम गोइंग टू प्लेस अ वाइसरेजेंट ऑन अर्थ। तो ये तीनों पर्पसेस हैं मैनकाइंड के। बीटिंग गुड, और हिस्बा भी है, मल्टीपल अदर एस्पेक्ट्स हैं। हिस्बा, हिस्बा का मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। इंजॉइनिंग गुड एंड फॉरबिडिंग रॉन्ग। तामुरून बिल मरूफी वतन हून अनिल मुनकर। तो ये भी ह्यूमैनिटी का तो पर्पस है ना। तामुरून बिल मरूफी
व तनहूना अनिल मुनकर। ये डिओन्टोलॉजी के साथ कोरिलेट नहीं कर रही आयत। जो इमैनुअल कांट की जो एथिकल फिलॉसफी है ये डिओन्टोलॉजी वाली नहीं है भाई। डू अनटू अदर व्हाट यू वांट अदर्स डू अनटू यू, ये वो वाली फिलॉसफी नहीं है। ये भी इनहेरेंट लिमिटेशंस कैरी कर रही है, लेकिन तामुरून बिल मरूफी व तनहूना अनिल मुनकर ये कैरी नहीं कर रही। इंजॉय गुड एंड फॉरबिड रॉन्ग। वहाँ पे ओनली जो डिओन्टोलॉजी है मीन्स इमैनुअल कांट ने जो एथिकल फिलॉसफी का कंसेप्ट दिया हुआ है वहाँ पे वो कह रहा है कि भाई ह्यूमन हिमसेल्फ नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि मैं दूसरे बंदे को हार्म नहीं पहुँचाऊँगा बिकॉज वो मुझे हार्म पहुँचाएगा। यहाँ पे भाई दूसरे लोग रोक रहे हैं कि आपने गलत नहीं करना। रेसिप्रोसिटी उधर भी है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड रेसिप्रोसिटी का कंसेप्ट है, कंपाउंडेड रेसिप्रोसिटी। सो पर्पस ऑफ मैनकाइंड, पर्पस ऑफ मैनकाइंड क्या है? इबादा, खलीफा एंड खुदी, ये तीसरा पर्पस है। आंसर टू क्वेश्चंस नॉट एड्रेस्ड बाय साइंस, नॉट एड्रेस्ड बाय साइंस। वो आंसर्स कौन से हैं? आंसर्स टू क्वेश्चंस नॉट एड्रेस्ड बाय साइंस। ये चौथी बड़ी नेसेसिटी है दीन की, चौथी बड़ी नेसेसिटी। इस बात को समझिएगा, ये जो नीचे क्वेश्चंस है ना, ये फिलॉसफी मीन्स जितनी भी ब्रांचेस ऑफ साइंस, सोशल साइंसेस, ये सभी ब्रांचेस का सॉल्यूशन प्रोवाइड टू सम एक्सटेंट और इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे। ये सारी साइंसेस हैं, जो सोशल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस, अदर साइंसेस, सारी साइंसेस क्या करने की कोशिश कर रही हैं? ये 5-6 चीज़ों का सवाल ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। अभी तक बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन इनको बस साइंस का सहारा लेकर। सो यहाँ पे द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को समझना साइंस नहीं समझ सकती। पर्पस ऑफ यूनिवर्स को समझना, यहाँ पे ये बहुत ही एक अच्छी बुक है। द पर्पस ऑफ यूनिवर्स को कैसे समझाया हुआ है इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स में, ये इसकी बुक है, अली खान नियाजी की बुक है, द फेथ, स्पिरिचुअलिटी एंड करेक्टर। फेथ, स्पिरिचुअलिटी एंड करेक्टर, ये बुक है जी। ये आप इसको प्लीज़ देखिएगा। इसका चैप्टर नंबर है 3, चैप्टर नंबर 3 है। मैं आपको निकाल के भी बता देता हूँ उसके कंपोनेंट्स चैप्टर नंबर 3 के। यहाँ पे फिलॉसफी ऑफ बीइंग एथिकल, रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल करेक्टर एंड प्रोफेशनल सक्सेसेस, रिलीजन एंड मोरालिटी, क्या सॉरी हाँ, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ, इसी बुक में, यही बुक में ये चीज़ें कवर की हुई हैं। द पर्पस ऑफ यूनिवर्स, चैप्टर नंबर 3, इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स ऑफ इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इन द लाइट ऑफ सीरा बाय प्रोफेसर लियाकत अली खान न्यासी। सॉरी, ये बुक में से नहीं है, ये प्रोफेसर अहमद खान न्याजी की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है वो वाली। हाँ, ये वाली बुक है, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इन द लाइट ऑफ सीरा। ये बुक आप देख सकते हैं। ये इस बुक में पर्पस बताया हुआ, यूनिवर्स का पर्पस क्या है। साइंस अभी तक यही ढूंढ रही है भाई, साइंस अभी तक यही ढूंढ रही है कि यूनिवर्स का पर्पस क्या है, जो कि अल्लाह ताला ने बता दिया है। इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स क्या है? क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स किसकी वजह से हुई? मिराज एंड द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ मैन, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को किस तरह से रिजेक्ट किया, और इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? वास्ट यूनिवर्सेस, प्लैनेट्स, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, ह्यूमन बॉडी, अ यूनिवर्स इन मिनिएचर। एक्चुअल में
ह्यूमन बॉडी क्या है, यूनिवर्सल इन मिनिएचर है। तो इस्लाम इन इन यूनिवर्स का पर्पस बता रहा है। तो ये जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को इन द लाइट ऑफ सीरा बाय प्रोफेसर लियाकत अली खान न्याजी, तो इसने इसको एक अच्छे अंदाज में कवर किया हुआ है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चंस एक लंबे वे में एड्रेस नहीं किए जा सकते, बिकॉज वो फिर बहुत ज़्यादा लंबी डिबेट हो जाती है। तो जस्ट मैंने थोड़ा सा इसको एब्रिज्ड वे में लिखा हुआ है कि साइंस एक्चुअली इज अनएबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, सो इट इज़ दीन दैट प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन आंसर टू दीज अनएड्रेस्ड क्वेश्चंस बाय साइंस। So the existence of God, the purpose of universe, the reality of hereafter, क़यामत, दांते की बुक जो है इन्फर्नो, जो एपिक पोएम है, बहुत ज़्यादा अच्छी पोएम है। तो दांते ने भी थोड़ा सा रियलिटी ऑफ हेयर आफ्टर को यानी कि काफ़ी हद तक वहाँ पे प्रूव करने की कोशिश की है। सो इसका भी आंसर, इसका द रियलिटी ऑफ हेयर आफ्टर, इसका भी आंसर इस्लाम देता है, साइंस नहीं देती। देन द सोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, ये चीज़ सोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कुरान के दो ही सोर्सेज हैं, कुरान एंड सुन्ना, प्राइमरी सोर्सेज। ये प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी क्या है, इजमा, इज्तिहाद, क़यास। टर्शरी क्या है, टर्शरी सोर्सेज भाई क्या है, टर्शरी सोर्सेज इंक्लूड इस्तिस्ला, इस्तिसाब, इस्तिस्ना, तकलीद। तो इस्लाम में जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के दो ही सोर्सेज हैं, कुरान एंड सुन्ना। तो वेस्ट में क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म, वेस्ट में क्या है सोर्सेज, यूटिलिटेरियनिज्म, बेंथम और मिल का, जॉन स्टार्ट मिल और जेरेमी बेंथम इवन इज़ माय फेवरेट पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसोफर। लेकिन ये यूटिलिटेरियनिज्म एक्चुअली इज़ अनएबल टू प्रोवाइड द ऑब्जेक्टिव मोरालिटी टू द ह्यूमैनिटी। एक्चुअली वेस्ट ने सारे उनके लॉज हैं, मोस्टली दे आर बिल्ट टू मैक्सिमाइज द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। तो दैट मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस इज एक्चुअली टू लार्जर नंबर ऑफ पीपल, इग्नोरिंग द मिनॉरिटीज़। तो इस्लाम ऐसा नहीं करता। इस्लाम तो भाई एक बंदे को भी इग्नोर नहीं करेगा, दीन एक बंदे को भी इग्नोर नहीं करेगा। डियोंटोलॉजी, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। अब इन्हीं चीज़ों की वजह से डियोंटोलॉजी को जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो कि युवाल नोह हरारी ने इस नेक्सस बुक में किया हुआ है, इस बुक में नेक्सस में इसने डियोंटोलॉजी को भी अप्लाई करके देखा है एआई के ऊपर कि ये इनहेरेंटली ह्यूमैनिटी को इरेलीवेंट रेंडर कर देगी और किस तरह से मॉरल डिग्रेडेशन की तरफ लेके जाएगी। और डियोंटोलॉजी को भी इसने रिजेक्ट किया। इसका चैप्टर नंबर देखिएगा आप, ये अगर ये युवाल नोह हरारी की बहुत अच्छी बुक है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। आपको ऐसे में भी हेल्प आउट करेगी और मल्टीपल अदर सब्जेक्ट्स में भी हेल्प आउट करेगी। इसमें ये बात मैंने स्टिकर नहीं लगाया हुआ इधर, तो इसमें दो चैप्टर्स हैं जो कि जेरेमी बेंथम के ऊपर भी एक चैप्टर है और डियोंटोलॉजी के ऊपर भी है। तो किस